स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरें अभी तक पर उपचुनाव से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले और सटीक तरीके से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज चल रही है और इस वक्त की एक बड़ी खबर, फैसले के दिन के बाद विजय जुलूस पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। एक बड़ी और एक अहम खबर, चुनाव आयोग का फैसला चुनाव के नतीजों के बाद विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे जीतने वाले उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने लगाई है विजय जुलूस पर रोक। मतगणना के बाद विजय जुलूस की अनुमति नहीं है। विजेता उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति जा सकेंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अमल कितना होगा। जी हां, सवाल यह है कि इस पर अमल कितना होगा। एक बड़ी और एक अहम खबर, आप जब भी देखते हैं कि कोई अगर चुनाव जीतता है तो उसके बाद जो मतगणना केंद्र है जहां से वो सर्टिफिकेट लेते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ काफिला चलता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा। विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। और एक और अहम खबर इस वक्त की, ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर तीसरा राउंड पूरा हुआ है। इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। अभय चौटाला 11,225 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा को मिले हैं अब तक 8,017 वोट। उम्मीदवार जो कांग्रेस के पवन बेनीवाल, उनको 6,547 वोट मिले। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, अभय चौटाला लगातार शुरू से लेकर अब तक आगे चल रहे हैं। ऐलनाबाद चुनाव को लेकर जो इनेलो की उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से इनेलो के लोग मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन जो ख्वाहिश बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती नजर आ रही। खबर, एक अहम खबर, 3200 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं अभय चौटाला। 11,000 से ज्यादा वोट अब तक उनको मिल चुके हैं। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। अगर हम चर्चा की बात करें तो भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ हैं जेजेपी से, प्रोफेसर विदुर रावल साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से, गणेश शर्मा जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, और रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं इनेलो से, और बाल मुकुंद शर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं शुरुआत करता हूं विदुर रावल साहब आपसे ही, और बहुत संक्षेप में एक प्रतिक्रिया भी कि ऐलनाबाद में जिस तरह से माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, इस माहौल की पहले से ही आप लोगों को भी उम्मीद थी कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, या उम्मीद के खिलाफ कुछ चीजें जा रही हैं? देखिए, अभी ये पूरा चुनाव जो है सीसो की तरह ही रहेगा। कभी हम आगे रहेंगे, कभी लोकदल आगे रहेगा। कांग्रेस का कोई स्टेक ही नहीं है सर, अभी लोकदल ही आगे चल रहा है सबसे दोनों से जी। आपने सुना नहीं शायद मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि इस पूरे चुनाव में ये जब तक ये रुझान आते रहेंगे, कभी हम आगे होंगे, कभी लोकदल आगे होगा, ये पूरा सीसो की तरह चुनाव चलेगा। और लोकदल वाले हमारे भाइयों की वेदना ही ये है। अभी आपके ही चैनल पर थोड़ी देर पहले मेरे मित्र जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्वेलित हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। वो उनको हमने जो पुश किया है, वो ये सोच रहे थे कि नाखून कटवा कर शहीद हो जाएंगे और बड़ी आसानी से ऐलनाबाद की जनता के पास जाएंगे। और मैं किसी चुभने वाले शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पर जनता जो है उनको वापिस से सिराखों पर बिठा लेगी, उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल बीजेपी ने, जेजेपी ने जो चुनाव लड़ा है, जितनी मजबूती से चुनाव गठबंधन ने लड़ा है, हमने उनको पुश किया है, उनकी लिमिट तक पुश किया और उसके बाहर भी। और देखिए, अभी चुनाव के नतीजे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक आ जाएंगे। ठीक है सर। लेकिन नासिर भाई, जो चीजें स्थापित है वो क्या है कि इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और उनके नेता ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जरूर पछता रहे होंगे, पश्चाताप कर रहे होंगे। मैं पूछ लेता हूं कि क्या आप तक कोई पश्चाताप की बात पहुंची है विदुर रावल साहब? क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सबकी प्रतिक्रिया। रजत पंजेटा जी, विदुर रावल जी की आपने बात सुनी कि पश्चाताप कर रहे होंगे, पता नहीं किस बात पर, आप तक कुछ पहुंची है कोई बात?
या क्या माहौल है? नहीं, मैंने दिल की बताया बात ना, क्या? पता नहीं किस बात पर। अच्छा, किस बात किस बात पर कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, बात बताइए। ये थी, वो ये सोच रहे थे कि एक केक वॉक होने वाला है। अच्छा। वो जाएंगे और वहां पर उनको कोई प्रचार नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, और जनता आकर उनके पास आ जाएगी। रजत पंजेटा जी, ऐसा लग रहा था कि आपको प्रचार भी करना पड़ा, पब्लिक के बीच भी जाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव। ओम प्रकाश चौटाला जी बुजुर्ग व्यक्ति को रातों रात अपनी ठीक है सर, रजत पंजेटा जी जवाब दीजिए। ठीक है, इनका हो गया तो मैं शुरू करूं नासिर? शुरू कर दीजिए आप, अब आपकी बारी है। देखिए नासिर जी, ऐसा है कि विदु रावल जी का हर डिबेट में कुछ ऐसा ही रहता है। एक मैं इनको थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहूँगा ताकि ये इनको थोड़ी जानकारी दुरुस्त हो जाए, ताकि आगे से ये ऐसी जो है सभ्य भाषा का इस्तेमाल करे और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे। एसवाईएल के लिए राजीव लोंगोवाल जो समझौता था 1985 के अंदर, जब चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया था तो महम से, तो भाजपा के डॉक्टर मंगल सेन थे रोहतक से। और पुराने समय में मैं कहता हूं कि हरियाणा में कोई अगर भाजपा का कोई नेता रहा है सम्मानित, और मतलब उनका तो कद ही बहुत ऊंचा था, ऐसा तो अभी हरियाणा में कोई नेता ही नहीं आया अभी तक उनके लेवल का, तो उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। तो ये नाक कटा के ना, पहली बात तो ये नाक हम आज की बात करते हैं, वो ठीक है, अब इतिहास की आप पहले खत्म होने दीजिए नासिर जी, मैं सिर्फ 20-25 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। तो देखिए, नाक कटा के शहीद करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। आज तक एसवाईएल की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्टों में लड़ रहे हैं, आज तक हरियाणा को उसका हक नहीं मिला, हरियाणा की जीवन रेखा है। तो चौधरी देवीलाल ने जब इस्तीफा दिया था, और कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी ये नहीं कहा कि अभय सिंह चौटाला जी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और वो कभी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये बात आप एक सवाल ये है रजत जी की मेहनत बहुत करनी पड़ी, ऐसा नहीं है कि इस्तीफा दिया, पब्लिक का रुझान आपकी तरफ था। इसी का जवाब देने लगा हूं, अब इसी का जवाब देने लगा हूं। देखिए नासिर जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, हम हमेशा जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं, हम जनता के बीच में ही रहते हैं। चाहे जब ये किसान आंदोलन भी जब से शुरू हुआ है, मथुरा से लेके बागपत से लेके मुजफ्फरनगर से लेके, हम तो हरियाणा के बाहर भी जितनी महापंचायतें हुई है, यूपी में हुई है, कहीं भी हुई है, तो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता तो जमीनी स्तर पे सड़कों पे रहना पसंद करता है, और हम हार से कभी विचलित नहीं होते। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर की ये है, कभी हार से विचलित नहीं होता, और जीत से मैं फोन पर हमारे साथ फोन पर बालमुकुंद शर्मा जी, बीजेपी के खिलाफ आप लोगों के मुताबिक बहुत गुस्सा है, किसानों की वजह से लोग नाराज हैं, लेकिन कम से कम एलनाबाद में दूसरे नंबर पर तो रहते हैं, आप तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में जो जनता जनार्दन का फैसला होता है वो सिरमत से होता है, वो ही भगवान है प्रजातंत्र। और हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा, जो कांग्रेस की लड़ाई है नासिर जी, वो इन चीजों से बड़ा हटके है। कांग्रेस से सिद्धांतों पर राजनीति करेगी, सिद्धांतों पर करती रही है। जंग आजादी की लड़ाई के बाद जब देश आजाद हुआ तो हम ही सत्ता में थे पूरे देश में, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों से विचलित होना कभी भी कबूल नहीं किया। और ये धन बल का इस्तेमाल, लठ का इस्तेमाल, झूठ फरेब का इस्तेमाल, ये राजनीतिक जो मैं ये कह रहा हूं सर कि उसका फायदा कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको मिलना चाहिए था, बीजेपी के खिलाफ गुस्से का जो आप लोग कहते हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो, मैं इसको बात को डिबेट का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहता, किस तरीके का उन्होंने प्रयोग किया है, किस तरीके की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, कौन वो कैंडिडेट है, किस तरीके से कैंडिडेट ले आया गया है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक, ये जो धनबल का इस्तेमाल किया ठीक है सर, मैं इसका जवाब आम चुनाव होगा ना नासिर जी, तब पता लगेगा बीजेपी कहां खड़ी। भाग सिंह दमदमा जी कि ये जो इस वक्त आपके जो उम्मीदवार हैं गठबंधन के दूसरे नंबर पर हैं, इसकी वजह यह है कि धन बल का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल, इसकी वजह से, वरना आप और पीछे होते कांग्रेस के मुताबिक। जी देखिए, मैं अभी इससे पहले भी डिबेट में सारी चीज़ बता चुका हूँ नासिर भाई, कि जिस प्रकार से ये क्षेत्र, और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंस है संवाददाता सरसा से, वो भी बता चुके हैं कि अभी जिन क्षेत्रों के अंदर मतगणना हुई, इन क्षेत्रों के अंदर गठबंधन को बहुत कम आंका जा रहा था विरोधी दलों के, और गाँव के अंदर इन्होंने अपना जिस प्रकार का कुछ एक बैड एलिमेंट्स को INLD ने लगा के या कांग्रेस के साथियों ने लगाकर के वहाँ रोकने का काम किया, उम्मीदवारों को कार्यक्रम नहीं होने देंगे जिस प्रकार से,
उस प्रकार से जनता ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जैसे तलवाड़ा खुर्द से अमृतसर कलना वाला पहला राउंड था, उसमें 3000 वोट लेकर आ रहे हैं हम। अभी भी जब तीसरा राउंड हो चुका है और ये सबसे टफ बेल्ट गिनी जाती थी एलनाबाद चुनाव की, इसके बाद तो इजी एरिया की तरफ आएंगे। तो हम जब उस क्षेत्र के अंदर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा जा रहा है, निस्संदेह आप थोड़ी देर देखिए हमारा उम्मीदवार गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव भी जीतेगा और ये कुछ भी मार्जिन नहीं है, जो लगभग 2,500-3 हजार का मार्जिन है, इसको हम कवर भी करेंगे और वहां से गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव भी जीतेगा। और यहाँ पे हमें भी एक समय लगता था कि जिस प्रकार कुछ लोगों को चेहरा दिखाया जाता है कि आप लोगों का इतना विरोध है, लेकिन वोट बोली वहां से। और अब अगर देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऊपर भी इन लोगों को यकीन नहीं है, न्यायालय के ऊपर जिस प्रकार गोपाल कांडा के ऊपर बात की है, न्यायालय के ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों का मैं नहीं समझता कि इनका कोई किसी प्रकार का जवाब भी बनता है या इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हो। सरकार की सोच है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया जाए और चुनाव आयोग को अभय सिंह चौटाला जी ने 4-4 पत्र लिखे, 20 सेकंड 4-4 पत्र लिखे कि एलनाबाद में हमें डर है सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, एलनाबाद में हमें डर है। जो बैठे बैठे जीतने का दावा करते थे वो पत्र लिखने में टाइम गुजारने लग गए वहां पे, लेकिन जब चुनाव आयोग संज्ञान लेकर वहां पे अच्छी सुविधा देने की बात करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई जाती हैं, तो ये कहते हैं कश्मीर बना दिया। अरे किसी तरफ से तो समझ जाओ दोस्तों, आप बौखलाहट कुछ नहीं है। आप गणेश शर्मा जी इतना यकीन दिलाया गया कि भाई विकास करवाना है एलनाबाद का, तो एलनाबाद में विधायक बना दीजिए गठबंधन का, क्योंकि सरकार है, वक्त कम है। पहले लोग यकीन कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसी वजह क्या रही कि अपने क्षेत्र के विकास से ज्यादा लोगों ने सरकार के विरोध को अपनाया? देखिए नासिर भाई कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जनरल इलेक्शन 2019 के जो जनरल इलेक्शन थोड़ा संक्षेप में कि 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उस टाइम का अगर हम एलनाबाद का केवल एलनाबाद का लें तो एलनाबाद का जो इन लोगों ने करीबन 36% वोट लिए थे इन्होंने, और जो जेजेपी तो बिल्कुल ही कम आई थी और बीजेपी सेकंड नंबर पे थी, कांग्रेस थर्ड नंबर पे थे। अगर अब हम पीछे का अगर जेजेपी का और बीजेपी का दोनों का मिला देते हैं तो भी जो इन लोगों ने पीछे 2019 में लिए थे उससे कम आते हैं। दोनों का परसेंटेज मिला दें तो भी इन लोग उससे आगे रही थी। और रही अभी जो बात है, तीनों जो कानून जो है कृषि के कानून जो है, इनकी भी खिलाफत देखो सरकार की है और इसका हमें असर दिखाई दे रहा है इलाहाबाद इलेक्शन में। तो ये दिखाई देगा। और इन लोग जो है पहले से, जैसे पिछली बार 11,000 से ज़्यादा वोटर जीती थी, हो सकता है अगर जिस हिसाब से रुझान हम देख रहे हैं 3 राउंड का, तो 16 राउंड में हो सकता है ये 15-16 हज़ार का मार्जिन रह जाए। और इस वक्त एक बड़ी खबर फतेहपुर से जुड़कर, हिमाचल प्रदेश फतेहपुर का क्या हाल है वो भी आपको बता दें, वहां से खबर आ रही है। फतेहपुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा सीट को लेकर इस वक्त की एक अहम खबर, एक अपडेट जानकारी फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और 8वें राउंड में 18,580 वोटों की गिनती पूरी हुई है। 8वें राउंड तक 18,580 वोटों की गिनती पूरी हुई है। 7,500 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 7,500 वोट से ज्यादा। एक अहम खबर, तो बीजेपी के उम्मीदवार फतेहपुर विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश फतेहपुर विधानसभा सीट बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की वोटिंग के बाद 1,041 वोटों से 1,041 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो 8वें राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार फतेहपुर विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश से आगे चल रहे हैं। अब एक सवाल मेरा आपसे विदु रावल साहब, ये जो एलनाबाद अभी ठीक है, आपको भी उम्मीद है कि अभी तो बहुत से राउंड रह गए हैं, अभी चीजें बदलेंगी, लेकिन जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है इस वक्त, उस माहौल की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है या फिर फिलहाल सब कुछ ठीक है गठबंधन के हिसाब से? देखिए, माहौल तो आपके स्टूडियो का देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी जो हैं उद्वेलित हैं, उतावले हो रहे हैं, बुखला चुके हैं, जीत रहे हैं तो उतावले तो होंगे वो। अरे नासिर भाई,
आप उनके प्रवक्ता थोड़ी हैं, उनको बता देंगे ना वो किस लिए उतावले हैं। नहीं, मैं प्रवक्ता आप उनके लिए किसी थोड़ी का बोलेंगे। नहीं हूं। आप मैं उतावलेपन पर बात कर रहा हूं, जीत रहे, खुशी है वो तो, नासिर भाई आप मेरा फ्लो खराब कर रहे हैं, आप बेवजह का टिकट टिप्पणी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अपना सवाल। अरे दो प्रवक्ता बिठा रखे हैं आपकी पार्टी के, मिलके चुनाव लड़ रहे हो, इससे ये क्या कम है? ये क्या कम है चैनल के लिए? रजत जी उनको बात पूरी करने दीजिए। देखिए विधु रावल साहब, आप डिबेट में क्या सोचकर बिठा लेते थे? आपका एक विधायक नहीं था, हर छोटी से बड़ी डिबेट में आपको क्या सोचकर बिठाया करते थे? क्या बातें कर रहे हैं यार? अरे आपका पूरे देश में 85 में दो एमपी होते थे पूरे देश में। हाँ, लेकिन हम देश की विचार को तय किया करते थे। तब भी हम देश के अंदर एक वैकल्पिक विपक्ष के रूप में खड़े हुए, हमने स्थापित किया, जनता ने हमें पसंद किया और इसलिए हम 2 से लेकर 303 और आने वाला समय में आप हमें सत्ता में देखेंगे, आने वाला भविष्यवाणी ना इसी तरह देखेंगे आप हमें सत्ता में। आने वाला समय तो इसी तरह आपको, अरे आपको जजपा की बदौलत हो, तिहाड़ में जाएंगे आप इलेक्शन में भी, इलेक्शन से पहले भी तिहाड़ में जाएंगे। अरे कम से कम 15% वोट शेयर गया। किस प्रकार एक ये लगातार बोल रहे थे। रजत जी उनको बात पूरी करने दीजिए। मैं टोक नहीं रहा। रजत जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनको बोलने दीजिए पहले। रजत पंजेटा जी, और थोड़ा शब्दों का तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि अच्छा इस्तेमाल करें, आलोचना करें, लेकिन शब्द बड़े प्रभावशाली और बहुत ताकतवर टाइप के हो, हल्के शब्द ना हो। जी सर, नासिर भाई, मतलब मैं, आप अभी नोट किया होगा आपने, जब ये बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला, और ये दूसरी बार इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया। मैं जब भी बोलने लगता हूं ये बीच में क्यों टपक जाते हैं? आप बोलिए सर, नहीं बोल रहे वो। हाँ अच्छा, अब मैं दोबारा से कहता हूं कि आपकी बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है कि आप भाजपा के प्रवक्ता को बोलते हुए बीच में टोक रहे हैं। आप थोड़ा शांति रहिए, ठंडा पानी पीजिए, बात सुनिए। अभी रुझान एक के बाद एक आएंगे। आप घबराए हुए हैं क्या? आप घबराए हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है? माहौल की जहां तक आपने नासिर भाई बात की, उसका जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि इंटरप्ट लगातार करते रहे। तो माहौल तो ये बता रहा है कि कल रात को जिस प्रकार से इनके प्रवक्ता बता रहे हैं, जिस प्रकार से मैं गेस्ट कर पा रहा हूं, जिस प्रकार से चुनाव कितना नजदीक हुआ, ये दोनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी रात को अपने सिर पर हाथ रखकर पछता रहे होंगे। अरे भाई क्या पंगा ले लिया, हम तो सोच रहे थे कि घर बैठे बैठे जीत जाएंगे, और यहाँ पर हमें अभय सिंह चौटाला ने तो किया सो किया। उनके पिताजी ने एक बात कही थी 2019 के चुनाव में, उन्होंने कहा था मैं अंतिम बार चुनाव प्रचार के लिए आ रहा हूं। बेचारे बुजुर्ग की इस उम्र में जो है इन्होंने ये दुर्गति की कि उनको चुनाव में आना पड़ा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा, अपने वादा खुद अरे तुम ना सिखाओ जब वो मुख्यमंत्री। अब जवाब ले लेते हैं। वैसे तो ये बात पहले भी हो चुकी है, ये बात पहले भी हो चुकी है विधु रावल साहब, इससे पहले वाले उस पर भी आपने कमेंट। पंजेटा जी संक्षेप में। हुई नहीं बात, तो पूरी हुई नहीं बात। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई आज चुनाव के नतीजे घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आ जाएंगे, और हम लोग जो है, हम जनता को जनार्दन मानते हुए, ईश्वर मानते हुए उस जनता का सम्मान करें और भाग्य पर छोड़े चीजों को। हमने आपने बड़ी जोर से मेहनत, मुझे एक दूसरे को बधाई देते हुए, अच्छे काम की बधाई देते हुए। और रजत जी एक बात ये बार बार कही जाए, देखिए अब चुनाव भी हो गए, प्रचार भी हो गया, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन एक बात ये लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं कि भाई जब आपने इस्तीफा दिया और कृषि कानूनों के खिलाफ आपने इस्तीफा दिया और उस कृषि कानूनों का कभी कोई हल निकला नहीं है, तो फिर आप चुनाव फिर लड़ने क्यों आ गए? अरे मतलब क्या मुंह कर लेकर गए नासिर जी? जनता में सुन लीजिए जवाब। आप एक मिनट जी, विधु रावल जी बोलने चुप हो जाइए भाई, सुन लीजिए जवाब। आपने सवाल किया है विधु रावल साहब, उनको बोलने दीजिए। अब रावल साहब, डॉक्टर साहब, उनको बोलने दीजिए सर। चलिए इन्हें क्षमा, अपनी बात की। अरे सुन लीजिए भैया, इतनी बड़ी बात हो गई। अरे सुन लीजिए भाई, आपसे डिबेट में। अरे सुन तो लीजिए आप जवाब। मैं सुन लूंगा आपकी बात, आप एक बार क्षमा मांग लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप अपने किए कि क्षमा मांग लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किस चीज की क्षमा मांग लीजिए? आप बीच में क्यों बोलते हैं? जब मैं बोलने लगता हूं आप बीच में क्यों बोलते हैं? क्या बौखलाहट है आपके? आपने चौटाला साहब उनको बोलने दीजिए। प्रोफेसर विधु रावल साहब, प्रोफेसर साहब, उनको बोलने दीजिए। पंजेटा जी आप बोलिए। देखिए नासिर जी, नहीं सर ऐसा मत कीजिए। बीच में रावल साहब, विधु रावल साहब ऐसा मत कीजिए। अब आपने काफी बोल दिया सर, उनको बोलने दीजिए। चौटाला साहब को क्या समझूंगा जिसने तिहाड़ में पापड़ बनाए 10 साल तक, उसकी क्या बात करूं? शायद मेरे जैसे असंख्य लोगों का भविष्य बर्बाद करके आए हुए, वो क्या बातें कर रहे हैं? मेरे लिए सम्मानित नहीं है वो। 10 साल तक तीन बड़े बड़े कोर्टों ने उनको सजा दी है, महंगे देश के वकील उन्होंने अपने पक्ष में खड़े किए, इसके बावजूद भी एक कोर्ट ने उनको सजा
एक रत्ती भर भी जवाब सुन लो। पहाड़ में 10 साल अरे आप तक बोलिए, आपका जवाब तो सुन लो। आप बोले आप रजत पंजेटा जी, आप बोलना शुरू कीजिए, फिर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना, उसके बाद फिर अपने अरे और मैं भी चाहता मेहमानों हूं से बात विदुर करनी रावत है। जी जवाब सुने, मैं ये बड़े कह रहा अच्छे हूं। बड़ी बड़ी बातें करी है इन्होंने। खुदा होगा, मेरे 28 बार पेपर बोलिए। लीक कराया इन्होंने, ब्लैंक चेक लेके इन्होंने भर्तियां करी, और जिन चौटाला साहब पे ये इल्जाम लगा रहे हैं उसी केस में अजय सिंह चौटाला जेल में है। किस नैतिकता के ऊपर आप प्रोफेसर विदुर रावल साहब, प्रोफेसर विदुर रावल साहब, इतना उतावलापन आपके अंदर क्यों है सर? क्षमा मांगे अपने बीच में बोलने की, मैं इनको बोलने दूं, लेकिन अगर ये मेरे बीच में नाटक करेंगे तो मैं चुपचाप इनकी बात नहीं सुनूंगा। देश में कई जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, और इस वक्त हिमाचल प्रदेश की जुब्बल कोटखाई सीट के बारे में आपको बता देते हैं। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित ठाकुर आगे चल रहे हैं। एक बड़ी और एक अहम खबर, जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रोहित ठाकुर कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बल कोटखाई से आगे चल रहे। 19,307 वोट उनको अब तक मिले हैं। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा सिंह आगे चल रही हैं, फतेहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन यहां की अगर बात की जाए जुब्बल कोटखाई की, तो चेतन बरागटा और रोहित ठाकुर, इन दोनों में फिलहाल टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी की नीलम सरेख भी हैं मैदान में, लेकिन अभी कांग्रेस के रोहित ठाकुर आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले तक निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा आगे चल रहे थे, जो बीजेपी के पार्टी के कैंडिडेट की कोशिश उनकी थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने फिर पार्टी को छोड़ दिया और निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर बढ़त बनाए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम हरियाणा एलनाबाद के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम चर्चा करेंगे अलग अलग विधानसभा सीट जो हिमाचल प्रदेश के लोकसभा, उस पर भी। और रजत पंजेटा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत से सवाल थे और बहुत सी बातें आपको कहनी थी, लेकिन आप नहीं कह पाए और हमें ब्रेक लेना पड़ा। रजत पंजेटा जी, कहिए। देखिए नासिर जी, जैसा कि इन्होंने अभी चौटाला साहब के बारे में कहा, ये शायद उनका जानते नहीं है कि उनका जो ऑक्सीजन है वो जनता ही है। वो यहाँ भाजपा की तरह ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते, वो जनता में रहना पसंद करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री भी थे। प्रोफेसर विदुर रावल साहब, ने क्यों किया? थोड़ा सा तो बोलने दीजिए उनको। अरे भाई दिक्कत नहीं, क्या है लेकिन वो आपकी? क्षमा मांग रहे, प्रोफेसर विदुर रावल साहब, अरे आप जैसे व्यक्ति से क्षमा मांगूंगा मैं? जब मैं बोल रहा था, भाजपा के और भी प्रवक्ता हैं, मैं कभी नहीं बोलता उनके बीच में। आप अपना, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आपको कई चैनल के एंकर समझा चुके हैं। आपको पिछले दिनों ही एक एंकर ने समझाया था। नहीं, मैं यहाँ जवाब नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, आप बीच में ना बोलिए। अब आप माफी मांग लीजिए, बीच में ना बोलिए। आप ऐसे डिबेट कर, आप चाहते हैं ऐसे डिबेट हो? अरे दो प्रवक्ता बिठा रखे हैं भाई आपकी पार्टी के। अरे अजय सिंह चौटाला उसी केस में अंदर है, क्यों उनके समर्थन से सरकार चला रहे हो? चौटाला साहब के बारे में गलत बयानबाजी कर दी आपने। अरे ये प्रोफेसर विदुर रावल साहब, उन्हें बोलने तो दीजिए थोड़ा सा सर। प्रोफेसर साहब, भाजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब, इतना लेक्चर क्लास थोड़ी है ये प्रोफेसर साहब। प्रवक्ता, अगर जिस केस का उल्लेख कर रहे हो, 28 बार पेपर लीक करा चुके हो आप लोग। ब्लैंक चेक लेके भर्ती हो रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 बड़े घोटाले आपने कर दिए, आपको पता भी है। अपना चलन देखिए, आज प्रदेश कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। अभय सिंह घोटाला। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, नाम वगैरह का ऐसा मत कीजिए, किसी के नाम को इस तरह मत बिगाड़िए। किसी की पहचान नाम, तो नाम ही घोटाला है, आप माफी मांगिए। ओ बदतमीज आदमी को चलने दीजिए। समझ में आई? नहीं, थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज, क्या बोल रहा है ये? थोड़ा प्लीज रजत पंजेटा जी, प्लीज मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि थोड़ा शब्दों का, और डिबेट को, एक चर्चा चल रही है बड़ी अच्छी तरीके से, कोई नहीं। और आप दोनों अभी देखिए, अभी आप दोनों की आवाज बंद कर दी है।
एक मिनट, अभी फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश है, मैं जब तक गणेश शर्मा जी आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। गणेश शर्मा जी, ये चल रहा है माहौल इस वक्त चुनाव को, और ये जो बहस चल रही है और बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, इनेलो अभी फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है, आगे चल रही है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए नासिर भाई, हार तो होती है चुनाव में? नहीं देखिए, हर पार्टी जो है, चाहे वो जो भी फ्रेम में है, वो ये अपनी जीत का दावा करती है। लेकिन अभी अगर हम 4 राउंड पिछले देखते हैं तो उस चारों राउंड में आप देखो कि इन लोगों का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। एक भी इसमें ये नहीं है कि बीजेपी ने बढ़त बनाई या कांग्रेस ने बढ़त बनाई, किसी ने नहीं बनाई। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इन लो पार्टी जो है 16 के 16 राउंड में अगर हम देखें तो 15 से अराउंड 15,000 से आसपास में इनकी जीत रहेगी। और लोगों का जो रुझान है कृषि कानून के, उसमें यहाँ नज़र आएगा आपको, क्योंकि पहले अगर पिछले अगर 2019 में जो चुनाव जीते थे अभय सिंह चौटाला जी, वो करीबन 11,000 वोटों से जीते थे, और अब अगर ये बढ़ती है तो ये साफ दिखाएगा और कृषि कानूनों का इसका असर दिखाई देगा। भाग सिंह दमदमा जी, अभय चौटाला बढ़त बनाए हुए हैं, पहले भी विधायक थे, किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया। ये जो इस वक्त उनकी बढ़त है, ये उनकी एक जाति जो अपनी एक छवि है उसकी वजह से है, विधायक यहाँ से रहे हैं, लोगों की भावना है, या फिर सरकार के प्रति गुस्सा है जो एक बार फिर से लोग चाह रहे हैं कि अभय चौटाला को जिता दें अभी तक के हिसाब से? बाकी रिजल्ट क्या रहेगा अभी आने वाला वक्त बताएगा। देखिए नासिर भाई, ये तो चुनाव से पहले भी 1-2 बार अन्य चैनल्स के ऊपर डिबेट में बैठना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पे जो मुकाबले में है वो आईएनएलडी रहेगी। जिस प्रकार से आईएनएलडी का भी इसको पुराना गढ़ भी कह सकते हैं कोई, लेकिन जो मैंने आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गठबंधन के उम्मीदवार ने जिस क्षेत्र में इतनी वोट ली है जहां कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है, आप यकीन मानिए कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि लगभग 8वें राउंड के बाद इसकी सूरत आप मार्जिन को कम होता देखेंगे। 7वें 8वें राउंड के बाद में मार्जिन कम होगा, और जो अगला जैसे इलाहाबाद शहरी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र अभी आएंगे जितने भी उन क्षेत्रों के अंदर। एक सवाल और है मेरा आपसे, गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार ठीक से हो पाए जी, इसलिए वहां पर इतनी फोर्स, इतनी पुलिस लगा दी गई थी, क्योंकि दिक्कत आ रही थी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को प्रचार करने में? नासिर भाई, अगर मैं पहले भी खैर इस बारे जवाब दे चुका हूं, वो आपने ये कहा था कि वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके का प्रचार। देखिए, आपका सवाल फिर आ गया तो मेरा सवाल जवाब भी फिर बनता है। देखिए, अभय सिंह जी ने क्लियर पत्र लिखे माननीय चुनाव आयोग को कि हमें प्रदेश सरकार पर यकीन नहीं, हमें आशंका है इनके सरकार के अमले पर है, यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा। सरकार ने चुनाव आयोग को क्लियर कहा, माननीय चुनाव आयोग को, कि जिस प्रकार से आप चुनाव चाहते हैं, जो सरकार से आपको चुनाव करवाने के लिए जो भी तंत्र चाहिए वो आप निष्पक्ष तरीके से उसका प्रयोग कीजिए। और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज पे जो इन्होंने बड़ा बखेड़ा बना रखा है, अरे पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देश में यकीन किसके ऊपर करते हो? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के तंत्र पे आपको यकीन नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऊपर आपको यकीन नहीं है। मेरा कहना यह है कि वो इसलिए सब कुछ था कि प्रचार आसानी से हो पाए। नहीं, पैरामिलिट्री सहना पड़ रहा था। देखिए नासिर भाई, गलत बात है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हर व्यक्ति की, हर कैंडिडेट की, सबकी सुरक्षा के लिए थी वहां, और कोई गलत हरकत ना हो इलाहाबाद के अंदर, इसलिए ये सुरक्षा की गई थी। मैं रजत पंजेटा जी, क्या कहेंगे आप? आपने सारी बातें सुनी और वो सवाल भी थे, आप हाथ खड़ा कर। जी रजत जी बताइए। नासिर जी देखिए, अगर इस हिसाब से अगर पूरे हरियाणा में इलेक्शन करना पड़ गया तो पूरे देश की जो फौज है वो क्या पूरे हरियाणा में लगा देंगे आप, ताकि भाजपा इलेक्शन आराम से उतर कर सके? अगर आपकी नीतियों का जनता के बीच में इतना विरोध है और वो सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो AK-47 लेके खड़ी हैं अपनी जनता के विरुद्ध। अरे आप, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था और इनेलो का भी कैंडिडेट था, उनके साथ तो कोई भी नहीं था, उनके साथ तो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थी। सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, देखिए कहीं ना कहीं वोटर के ऊपर, उसके ऊपर डर पैदा होता है, उसके दिमाग के अंदर ये आता है कि भाई इतनी सारी फोर्सेस लेके कैसे चल रहे हैं, और वो सारी की सारी जो फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन वो सुरक्षा के लिए थी ना। और रजत पंजेटा वो कह रहे हैं, भाग सिंह दमदमा, कि आप लोगों ने पत्र लिखे थे कि भाई यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमें निष्पक्षता पर हमें शक है, इसलिए फिर सरकार ने फैसला लिया। नहीं, हमने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा था वो हमने इसलिए लिखा था, वो इस बारे था कि इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ किस लिए डिप्लॉय की गई हैं। ये कोई कश्मीर थोड़ी ना है,
हमने ये ना हो उसके लिए पत्र लिखा था। और वो सारी की सारी जो है, ये जो भाजपा और जजपा और ये कांडा जो है ब्रदर्स, ये इनके लिए ही थी सारी की सारी, ताकि इनके नेता आराम से प्रचार कर सके। ना तो वो कांग्रेस के साथ दिखी प्रत्याशी के साथ, ना वो इनेलो के प्रत्याशी के साथ दिखी। सारी फोर्सेस जो है, वो सत्ता पक्ष जो है, वो सरकार के जो वहां पे कैंडिडेट था, वो सारी की सारी उसके लिए थी। लेकिन आप अगर बोलना चाहें, मैं इसी में एक संक्षिप्त में आप अपनी लाइन से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये चीज सुरक्षा के बारे में जो भी बात की रजत भाई, मेरा इतना कहना है कि अभय सिंह जी ऑडियो वीडियो भी उनकी वायरल हुई है, उन्होंने क्लियर कहा है कि आप लठ उठा लीजिए, कोई घुसे उनको मार दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुनिए रजत जी, फिर आप गलत बात पे आ जाते हो। मैं आपकी बात कितनी बार टोकी? रजत जी श्रोता बनिए, मुझे मत आप छेड़िए इस मामले में। अब मैं आपके बीच में बोलूं? ठीक, हर बार मैं बोलूं? मेरा कहना है कि उन्होंने कहा कि क्लियर कोई आता है, दंड पेल दो, रगड़ दो, कोई बात आएगी मैं संभाल लूंगा। अरे वीडियोस हैं चैनल के ऊपर है साहब, मैं दिखा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। इतना कुछ बोलने के बाद जो माहौल है वहां का सौहार्दपूर्ण माहौल था, उसको खराब करने की कोशिश की। इसका जवाब, इसका किसी को असुरक्षा की भावना लगती है और सरकार को लगता है, चुनावियों को लगता है, मैं विदु रावल जी से इसका जवाब है तो सुरक्षा देना इस आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया एक लाइन में, एक दो लाइन में, फिर विदु रावल जी आपके पास आ रहा हूँ। जी रजत जी, एक लाइन में ये है कि अभय सिंह जी ने ये कहा था कि अगर कोई पैसे बांटता दिख जाए तो उसके सर पे लठ नहीं मारना, ठीक है, मगर पैर किसी के साबुत मत छोड़ देना, और वो भी पिछले इलेक्शन का है। और विदु रावल जी अभय चौटाला ने यह कहा, जो रजत पंजेटा कह रहे हैं कि अगर कोई पैसे बांटता है तो फिर उसका सिर मत फोड़ना, लेकिन उसके पैरों को सही सलामत मत छोड़ना, यह भी कहा था। और क्या इसी वजह से फिर वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई अभय चौटाला के बयान के बाद? क्या पैसे बांटे जा रहे थे जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, संपर्क टूट चुका है ऐसे मौके पर विदु रावल जी के साथ। अरे तो पिछले इलेक्शन का है, मैं करेक्ट कर दूं आपको, वो पिछले विधानसभा का वीडियो है। जी, वो पिछले विधानसभा का वीडियो है। वैसे वो ऐसा कहने में कह जाता है, विधान पब्लिक वही है, लेकिन पब्लिक वही है, और कभी भी चुनाव लेकिन रजत पंजेटा जी, चाहे वो खुद बोला सरकार है, कुछ हो मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूंगा। क्या आप इसको ताहिद करते हो? अरे किंतु परंतु इफ बट का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन ये कि पहले हो या बाद में हो, साहब इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने हिंसा करनी है उसके लिए कोई भी शब्दकोश जो आपका बचाव करेगा। वगैरह बांटे जा रहे थे, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी ना पैसे बांटे गए, ना कहीं किसी वोटर को प्रभावित किया गया। चुनाव तरीके से लड़ा, चुनाव आयोग को लगा कि किस उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा चाहिए हालात के ऊपर। आप जैसे साथी चैनलों पर और सीधे खड़े होकर कहते हैं कि किसान किसी को घुसने नहीं देंगे, आप उन लोगों को, किसानों को और आम लोगों को बदनाम करके रख दिया चैनल पे। लेकिन वोट देखिए ना, आप उस क्षेत्र से कितनी वोट आ रही है ये भी देखिए। आप इतना विश्वास नहीं बढ़ा पाए अभी एलनाबाद में। कभी आप एलनाबाद को कहते हो कि पैसे बांटते हो, पैसे पकड़े गए, क्या आप एलनाबाद को बिकाऊ समझते हो? क्या देखिए रजत जी, मेरी बारी में मत बोलिए, मैं पूरी डिबेट में नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरी बारी में वो बोल रही है, मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा। अब आप एक मिनट रजत जी, एक मिनट आप जल्दी से अब उनको बोलिए। रजत जी मेरी बारी में मत बोलिए, एक मिनट तो विदु रावल जी नहीं समझ रहे आप पे, और वायरल आएगी, आपकी आदत बन चुकी है। आप किसी पर एक मिनट भाषण दमनवा जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप फिर उनको बोल रहे थे। आप शांत रहिए। एक मिनट रजत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप दुहाई दोगे कि चुप करवाइए? रजत जी आप दुहाई दोगे कि इन्हें चुप करवाइए? आप बात मैं यही कह रहा हूं कि ना तो कहीं पैसा, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एलनाबाद में पैसा बांटा गया, पैसे का खेल खेला गया, अरे ये तो सीधे एलनाबाद की जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको बिकाऊ बता रहे हैं। हम कहते हैं कि एलनाबाद का कोई ना पैसा लेता है ना बिकाऊ है एलनाबाद। आपकी नजर में होगा, हमारी नजर में एलनाबाद का मतदाता रजत पंजेटा बोलिए रजत जी। देखिए इनकी तो अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं, भास्कर में तक खबर आ चुकी है। इनका नेता की गाड़ी की एक्सीडेंट होती है, डिग्गी, उसकी गाड़ी नोटों से भरी डिग्गी मिलती है, और अगर ये इनका प्रत्याशी, इनका साझा प्रत्याशी जो है, अगर वो खरीदने की कोशिश कर रहा है तो जनता के ऊपर कुछ नहीं है। पहले इन्होंने बड़ा शब्दों के हेरफेर से
फौज के ऊपर लगा दिया। अब शब्दों का हेरफेर करके ये इलाहाबाद की जनता को बोल रहे हैं, अरे इलाहाबाद की जनता बहुत जागरूक है। आपने पैसे बांटने के और किसको बांट रहे हैं जाके? आपने वोटरों को बात की है, मैंने उसी का जवाब दिया। हमारी नजर में जनता निष्पक्ष होकर वोटिंग कर रही है, चाहे किसी के पक्ष में जाए वोटिंग, इलाहाबाद की जनता ने निष्पक्ष होकर वोटिंग की है। आपने पूरी की पूरी फोर्सेस अपने साथ लगा के रखी, जनता के ऊपर कहीं ना कहीं डर पैदा करने की कोशिश करी आपने। क्या रजत पंजेटा जी आप ये कह रहे हैं कि जनता के मन में डर, तो जो थोड़े बहुत वोट मतलब कांग्रेस को मिले या फिर बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है और अभी आप आगे चल रहे हैं, बाकी के राउंड्स के बाद क्या रिजल्ट होगा अभी पता नहीं है, तो क्या जो वोट और मिले हैं बीजेपी को वो आप कह रहे हैं कि डर की वजह से मिल गए? देखिए कहीं ना कहीं क्या आपको इलाहाबाद की जनता की निष्पक्षता पर शक है कुछ? बिल्कुल कोई शक नहीं है। पिछली बार भी ऐसे तो भाजपा के प्रत्याशी को वोट मिले थे और जो वोटर है उसका जो भी वो करता है वो सरमत है, वो अपने चाहे वो जिस मर्जी तरीके से वोट करे। हमें वोटर के लिए कभी हम जनता या वोटर के ऊपर कोई या वो नहीं है, लेकिन यहां सवाल या निशान जो है वो सरकार के ऊपर सीधा सीधा बनता है कि जो बाकी प्रत्याशी थे, मैं कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ भी इतनी फोर्सेस नहीं थी, हमारे साथ भी इतनी फोर्सेस नहीं थी, और भी अन्य इतने सारे कैंडिडेट थे, उनके लिए कोई फोर्सेस नहीं थी। और ये तो अखबारों की सुर्खियां नहीं है, तो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी है, और हमने चुनाव आयोग को इसके बारे में शिकायत भी करी है लिखित के अंदर। गणेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, एडवोकेट गणेश शर्मा जी। देखिए इस एलनाबाद, एक तो आप जो आप बात करें, मेरे एक सवाल है बहुत संक्षेप में कि क्या इस एलनाबाद के रिजल्ट से प्रदेश की सियासत में, हरियाणा की सियासत में कोई मैसेज जाएगा? किसी की मजबूती, किसी की नाराजगी, जनता की नाराजगी, कुछ ऐसा मैसेज जाएगा? ये सब कुछ पहले से ही था कि भाई यहाँ का तो रिजल्ट यही रहना है? देखिए नासिर भाई, मैं आपके सवाल का जवाब से पहले मैं एक बता दूं कि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि भाई इतनी फोर्स लगाई, इतनी कहेगी, जब भी कहीं भी किसी भी प्रदेश में कहीं इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, और निष्पक्ष चुनाव के लिए उसको कहाँ फोर्स लगानी है, क्या करना है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। यहाँ जब के सरकार ने ऐसा किया, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है, यहाँ इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने उचित समझा कि यहाँ इतनी फोर्स लगानी है तो लगाई गई, ऐसा लगा कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। रही बात ये जो इलाहाबाद का चुनाव, नासिर भाई आपने कहा कि क्या मैसेज आएगा, मैसेज बिल्कुल साफ है कि इलाहाबाद की जो चुनाव है ये सियासत है कि कहाँ, क्योंकि यहाँ परिवारों की लड़ाई है। आप देखो चौटाला परिवार, और इधर से कांग्रेस का के कुमारी शैलजा जी जो हैं अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस की फूट पहले भी वो थी, तो कांग्रेस यहाँ डाउन आएगी, चौटाला जो परिवार है इससे आगे आएगा। एक बड़ी खबर मंडी लोकसभा सीट को लेकर इस वक्त की एक अपडेट मैं आपको दे दूं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह आगे हैं, 7000 वोटों से ज्यादा वो आगे हैं। अभी एक अहम खबर, मंडी लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह 7015 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर पीछे हैं, 2 लाख से ज्यादा वोट अब तक उन्हें मिल चुके हैं। खुशहाल ठाकुर को 2,71,000 वोट मिले हैं। एक अहम खबर, अब तक के रुझानों में मंडी से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह आगे चल रही हैं। 2,78,000 वोट अब तक प्रतिभा सिंह को मिल चुके हैं, 2,78,141 वोट। तो इस वक्त की एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा सीट से आगे चल रही हैं, 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। मंडी के जो सांसद थे राम स्वरूप शर्मा, उनकी मौत हुई थी, उन्होंने आत्महत्या की थी और उसके बाद यहां पर उपचुनाव की नौबत आई। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के मालिक थे और बहुत ही सिंपल आदमी थे राम स्वरूप शर्मा, और पिछली बार उन्होंने प्रतिभा सिंह को हराया था, चुनाव जीते थे वो, लेकिन अब एक बार फिर से प्रतिभा सिंह चुनाव के मैदान में, और इस बार वो आगे चल रही है। और थोड़ा सा वक्त और बचा है हमारे साथ, चर्चा करते हैं हरियाणा की सीट को लेकर और इस वक्त के माहौल को लेकर। विदु रावल साहब, वैसे तो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन खबरें अलग अलग जगहों से भी आ रही हैं कि बीजेपी बहुत सी जगहों पर
उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरह से सरकार के हिसाब से, या फिर मतलब पिछड़ती नजर आ रही, कहीं पर आगे कहीं पर नहीं है? जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन के रूप में ना देखकर इनको सीट वाइज अगर देखें तो आकलन करेंगे। जैसे मंडी की आपने बात करी, हमने एक नीतिगत स्टैंड लिया इस बार। हमने सिर्फ विनेबिलिटी नहीं देखी, हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया कि हम जो है परिवार से सीधे सीधे टिकटें नहीं देंगे। अच्छा। जो लोग, चाहे यहाँ मंडी की बात हो चाहे काटकोई की बात हो, दोनों जगह पर परिवार से लोग चाहते थे टिकट, लेकिन हमने कहा कि हम देश को एक नए तरह की राजनीति देना चाहते हैं कि कोई कहीं पर, ये एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड हमने लिया दोनों जगह पर। हालांकि हम दोनों जगह पर अच्छी फाइट दे रहे हैं और शायद चुनाव का जब तक नतीजा है हम दोनों जगह जीत भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको उस रिस्पेक्ट में भी देखना चाहिए कि हमने एक नई तरह की पहल की है। हमने सीटों का लालच न कर हमने प्रिंसिपल, और ये भाजपा की विशेषता रही है, दैट इज व्हाई वी हैव बीन द पार्टी विद द डिफरेंस। हम अन्य दलों से इसी बात में भिन्न है कि हम जो है, हम एक नई तरह की राजनीति लेकर आते हैं। हम स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, जो हमने एलनाबाद में की। ठीक है नासिर भाई, मैं एक अपडेट दे देता हूं सर, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। एलनाबाद की अपडेट दे देता हूं। एलनाबाद उपचुनाव के चौथे राउंड की अपडेट इस वक्त की हम जनता को दे देते हैं। उम्मीदवार अभय चौटाला चौथे राउंड में आगे चल रहे हैं। 6031 वोटों से अभय चौटाला आगे हैं एलनाबाद से चौथे राउंड में। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, अभय चौटाला को अब तक 19,873 वोट मिले हैं। गठबंधन उम्मीदवार बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को अब तक 13,842 वोट मिले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल को अब तक 11,423 वोट हासिल हुए। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, अभय चौटाला चौथे राउंड में भी आगे हैं। 19,873 वोट उनको मिले हैं। 6031 वोटों से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। विधु रावल जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबके साथ ईमानदारी से, क्योंकि वक्त कम है, 30 सेकंड आपके पास है सर, क्या कहेंगे 30 सेकंड में? फिर हम 30 सेकंड सबको दे देंगे। जी, कहना चाहता हूं, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार से ईवीएम और खुलेंगी तो आप देखना कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वापसी करने वाली है। लेकिन हम एक तरह से चुनाव इस प्रकार से तो जीत ही चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के हम कार्यकर्ताओं का स्वभाव देख रहे हैं, उनके प्रत्याशी का मिजाज देख रहे हैं, तो वो जो है उनको इतना वर्कड अप हो गए, इतने गुस्से में आ गए, इतने बहानेबाजी पर आ गए, तो यही अपने आप में एक मोरल विक्ट्री तो अब से पहले भाजपा को मिल चुकी है। इलेक्शन विक्ट्री ठीक है, चलिए मोरल अभी जीत आपको मिल चुकी है। रजत पंजेटा जी, 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए नासिर जी, जब से मैं आपसे डिबेट में, मुझे तकरीबन 1.25 घंटे हो गए हैं और बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात को कहेंगे कि मैंने एक दफा भी कोई घमंड भरी बात या हम जीत रहे हैं या हम अपना गुणगान करने की बात मैंने एक दफा भी नहीं करी। मैंने सारी बात तथ्यों के ऊपर, सत्य के ऊपर बात करी है। और ना मैं यहाँ पे, मैंने आपको एक बात कही थी, हम जीत से कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे और हम हार से कोई विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। हम आज हरियाणा की राजनीति के अंदर में इसीलिए हैं क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं और जनता के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं। कोरोना काल से लेकर अभय सिंह जी का जो जिस तरीके की राजनीति रही है वो लोग देख रहे हैं। मंडियों में जब फसल नहीं बिक रही थी, कैसे के सारे 9 बड़े घोटाले विधानसभा में अभय सिंह जी ने उठाए। किसान आंदोलन के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल एक मात्र पार्टी है जो पूरे देश में, जिसने जुलाई 2020 से विरोध करना शुरू किया, सारे धरने प्रदर्शन किए। किसान संयुक्त किसान मोर्चा नवंबर में बनता है, हमने जुलाई पिछले साल से इसका विरोध कर रहे हैं और कोई हमें कोई नैतिकता का बात ना पड़ा है। और हमारे नेता के बारे में एक प्रतिक्रिया भगत सिंह दमनवा के अंदर कोई मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा। हरियाणा का रिजल्ट तो आपकी उम्मीदों के खिलाफ फिलहाल नजर आ रहा है। जी नहीं, देखिए कोई खिलाफ नहीं है। अभी मैंने आपको कहा कि 16 राउंड है इसके अंदर और 16 राउंड में अभी राउंड ही 4 हुए हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि बहुत टफ क्षेत्र में हम बहुत अच्छी वोट लेकर निकले हैं। और अभी मेरे भाई, किस चीज पर यकीन है आपको ज्यादा? देखिए जो अगले सारे राउंड है, प्रत्याशी पर, इलाहाबाद की जनता पर, ईवीएम पर, देखिए जनता पर ही यकीन होता है। इलाहाबाद की जनता अच्छा चुनेगी, उन्हें विकास पसंद है। और दूसरे नंबर पर भी कहता हूं कि मेरे भाई रजत ने कहा कि तभी इन लोग खड़ी है। भाई 20 MLA दिए थे, पूरी पार्टी दी थी, आज एक से 0 और ये दिन पर आ गए। यदि जनता की नजरों में इतने होते तो चुनाव में इस प्रकार के प्रदर्शन ना हो। रजत शर्मा आज हाशिए पे है ना लोग, वो हाशिए पे ही। गणेश शर्मा जी। नासिर भाई देखो, मैं आपको बता दूं कि आज तक 1967 से लेकर आज तक चौटाला जो परिवार यानी देवीलाल परिवार इलाहाबाद से कभी चुनाव हारा नहीं है।
और यही बात पीछे 2010 से अभय चौटाला जीतते आ रहे हैं। तो अभी ये जो रुझान दिखाई दे रहे हैं ये यही है कि अभय सिंह चौटाला यहाँ जीतेंगे और बीजेपी आज तक यहाँ चुनाव जीती अगर नहीं जीत है। का मार्जिन अच्छा खासा बड़ा रहता है तो उसको क्या माना जाए? जीत का मार्जिन अगर बढ़ता है तो ये माना जाएगा कि लोगों का गुस्सा और जो कृषि कानून के खिलाफ जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं उनका यहाँ साफ दिखाई देगा और इसका आगे हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े। कितने वोटों से आप समझ रहे हैं अभी तक के हिसाब से जीत? अभी के हिसाब से मैं हार देख पा रहा हूँ कोई भी जीते, हार जीत कितना जो है मार्जिन प्रेडिक्शन होगा? है। प्रेडिक्शन ये है कि 15,000 के आसपास वोटों से हार जीत होगी। जी भागसिंह दमदमा जी, आप? हमारी पार्टी लगभग 10 और 15,000 के बीच में चुनाव जीतेगी ऐलनाबाद का, ये हमारी प्रेडिक्शन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ऐलनाबाद शहर या अन्य इस प्रकार के क्षेत्र आ रहे हैं। विदुर रावल जी, आपको क्या लग रहा है हार जीत का अंतर अभी तक के हिसाब से? ज्योतिषी नहीं हूँ, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमने जमीन पर जो काम किया है और जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद हमें मिला, हम छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए गांव में जाते थे और गांव में पहुंचते थे तो बड़ी जनसभाएं हुआ मिलती थी। तो मैं निश्चित तौर पर यह बात कह सकता हूं कि इस बार इन लठैतों की और गुंडागर्दी करने अब सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लग रहा है? मैं बस एक संक्षेप में आपसे मैं बताता हूं ना जी, उसी मैं वही 10,000 15,000 20 का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जिसको ये दुर्ग कहते थे, जिसको ये किला कहते थे, जिसको ये गढ़ कहते थे, उसमें बारात लेकर अपनी घुस चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के एक विराट। रजत पंडेटा जी, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है आपको अपनी? देखिए नासिर जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो दीमक है जिसने पूरा देश खोखला कर दिया। अब मुझे बता दीजिए सर, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैंने वैसे ही पूछ लिया एक बार कि अंदाजा लग जाएगा, लोग सुन रहे हैं। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन हमारा जीत का मार्जिन जो है वो पिछली बार से बढ़त ही होगी, हमारी कम नहीं होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गणेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, भागसिंह दमदमा जी आपका बहुत शुक्रिया, रजत पंजेटा जी आपका शुक्रिया और प्रोफेसर विदुर रावल साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बाल मुकुंद जी फोन पर हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका शुक्रिया। और लगातार खबरें अभी तक पर उपचुनाव का रिजल्ट जो भी आ रहा है उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे सबसे पहले और सटीक खबरों के साथ। पूरी जो एकदम सही खबर होगी उसके साथ आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।